नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 सितंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के विश्लेषण में कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। 18 सितंबर को सुबह 11 बजे आपके लिए एक वर्कशॉप आयोजित करी जाएगी। इस वर्कशॉप का जो विषय होगा वो होगा यूपीएससी सीएससी में किस तरीके से आप उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी है उसकी रणनीति को किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हमारे द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी आपको, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये लाइव वर्कशॉप होगी। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आपको पता है कि साप्ताहिक समसामयिकी में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज का जो विषय रहेगा वो है एससीओ शिखर सम्मेलन के ऊपर। आज यानी कि 16 सितंबर रात्रि 8 बजे से इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपने सत्र को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से एक एक आर्टिकल सुनिएगा, एकदम आसान शब्दों में आपको टॉपिक समझा दूंगा। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो प्रश्न संख्या 12 पे आपको मिलेगा, जिसको आप जीएस के सेकंड पेपर से आप जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर इस आर्टिकल में आप हेडिंग में देख रहे होगे लिखा हुआ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संघवाद, और कोऑपरेटिव जहां पर शब्द यूज होता है इसको हम लोग लिखते हैं सहकारी, यानी कि संघवाद। और किस टाइप का संघवाद? सहकारी संघवाद। एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए संघवाद का मतलब क्या होता है, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं। ये वहां पर यूज होता है जहां पर पावर दो चीजों के बीच में बटी होती है। जैसे अगर हम भारत के स्तर पे बात करेंगे तो यहां पर क्या है, केंद्र है, फिर एक स्तर आता है किसका? राज्यों का, और उसके बाद स्तर आता है जो स्थानीय निकाय होते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पर तीन स्तर में आपको जो सरकारें हैं वो देखने को मिलेंगी। सहकारी जो संघवाद है वो सामान्यतः बहुत सारे देशों में 2 स्तर का होता है। भारत के स्तर की बात करेंगे तो वो आपको 3 स्तर का देखने को मिलेगा। तो अब यहां पर क्या होता है, केंद्र के पास अलग शक्तियां होती हैं, राज्य के पास अलग शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो शक्तियों का बंटवारा यहां पर होता है। अब क्या होता है कि संघवाद यहां पर 2 टाइप का हो जाता है, एक तो सहकारी और दूसरा हो जाता है जिसको हम लोग प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद बोलते हैं। अब सहकारी का मतलब है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि मिलजुल के काम करना। तो जब केंद्र और राज्य, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस शब्दावली को, यूपीएससी बहुत बार इस पे प्रश्न पूछ चुका है। जब केंद्र और राज्य यानी कि सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? मिल के उनको सॉल्व करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सहकारी संघवाद। जब स्टेट और सेंटर के बीच में या दो स्टेट के बीच में क्या होता है, आपस में कंपटीशन होता है। ठीक है, आपस में लाभ को प्राप्त करने का, कौन कितना लाभ प्राप्त कर सकता है, इस चीज का कंपटीशन होता है, तो उसको प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पर हमको पढ़ना है क्या? सहकारी संघवाद के बारे में, यानी कि केंद्र और राज्य आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे मिलकर, एक दूसरे की हेल्प करके। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप सुनते होंगे खबरों में, यहां पर सहकारी संघवाद की भावना को बोला जाता है कि इसको बनाए रखा जाए, परंतु बहुत सारे उदाहरण ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ये चीजें देखने को नहीं मिलती। जैसे कोविड-19 की बात कर लें, कोविड-19 अभी हाल ही में गया, तो कोविड-19 में कई बार ऐसा होता था कि केंद्र सरकार कुछ नियम बनाती थी और विभिन्न विभिन्न राज्य सरकारें जो हैं वो उस नियम को नजरअंदाज करती थी, या फिर उनका तर्क ये होता था कि हमसे तो परामर्श करा नहीं गया उस चीज में। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, आपने पता होगा कोविड-19 में जो कोविड ग्रस्त क्षेत्र थे तो उनको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा था। एक थे रेड, एक थे ऑरेंज और एक थे ग्रीन। ठीक है, जिसमें जितने ज्यादा केसेस थे उसके अकॉर्डिंग बांटा था। तो कई बार जो राज्य सरकारें थी उसने इन चीज का विरोध करा कि भाई इस चीज में ये जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं इसमें क्या करो, इसमें हमें क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए या कुछ स्वायत्तता देनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, ठीक है, 2005 की बात करते हैं, तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार जो भी नियम बनाएगी उसमें क्या करेगी, राज्य सरकारों से क्या करेगी, परामर्श करेगी। परंतु कई बार ऐसा होता है ये परामर्श नहीं हो पाता है, तो इस चीज का भी राज्य जो है वो विरोध करते हैं कि सहकारी संघवाद जो है उसको केंद्र सरकार कई बार नहीं मानती है। परंतु कई बार इसको देखा जाता है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी होते हैं, परंतु हमें उन कारणों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब आपको सहकारी संघवाद जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ हेडिंग
हेडिंग को दोबारा से आप पढ़िए। लिख रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शन दैट रन्स ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि अगर हम सहकारी संघवाद पे काम करें और कैसा काम करें, कुछ क्लाइमेट एक्शन करें, यानी कि जलवायु परिवर्तन पे कुछ कार्यवाही करें, और वो किस पे आधारित होनी चाहिए, सहकारी संघवाद पे। अब ये किस प्रकार हो सकती है उस पर जरा एक नजर डालते हैं। यहां पर देखिए, इस आर्टिकल को एक उदाहरण से शुरुआत कर रहे हैं। 5450 जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ठीक है, उनको हमें लाना है किन शहरों में। यहां बेसिकली 5 शहरों की बात हो रही है। सबसे पहला देखिए, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और सूरत। तो यहां पर क्या करना है, 5450 बसेस को लाना है और वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। तो अब कोई भी ये जो शहर होंगे, ये सब अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं। अब यहां पर ये गवर्नमेंट का प्लान है कि अब उसका तो प्लान है कि 50,000 इलेक्ट्रिक बसों को 2030 तक लाना है। तो उसमें से पहली जो खेप है उसका ऑर्डर दिया जाना है। तो अब एक बात बताइए, एक है केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार ने तो यह नियम बना दिया कि भाई 50,000 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस हमको 2030 तक लानी है। अब राज्य सरकारों के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई इस चीज को मानना है उनको। और जाहिर सी बात है, देखो, पर्याप्त जो जलवायु परिवर्तन वाली बात करेंगे तो भारत के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो वर्ल्ड में जिनका प्रदूषण में बहुत ऊपर रैंकिंग में आते हैं। तो राज्य सरकारों की भी अपनी चिंताएं रहती हैं कि हमारे शहर का नाम उसमें नहीं आना चाहिए। बट राज्य सरकारों के पास सबसे बड़ी यहां पर चुनौती क्या होती है, सबसे बड़ी चुनौती होती है यहां पर फंड की। राज्य सरकारों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रिक बसेस को अफोर्ड कर सकें। अब बहुत सारे राज्यों में, आप जिस राज्य में रहते होंगे वहां पे भी आपने देखा होगा, कई सारी आज भी डीजल से चलने वाली बसेस चलती हैं, ठीक है। अब ये बहुत पुरानी भी होती जा रही है। बस जितनी पुरानी होती जा रही है तो उसका जो ईंधन के दहन करने की प्रक्रिया है उसमें भी खराबी आ जाती है। तो बहुत सारा अब जो धुआं है वो उत्सर्जन होता है उससे, परंतु राज्य इसमें कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, राज्य के पास फंड नहीं है, इसके पीछे का राज्य जो है वो कारण क्या बताते हैं। जैसे यहां पे बताया जा रहा है सब्सिडाइज्ड फेयर्स के बारे में, यानी कि वहां पर जो भी किराया लिया जाता है, तो बहुत बार आपने सुना होगा राज्य सरकारें जो होती हैं कभी कभी महिलाओं का किराया माफ कर देती हैं, ठीक है। जैसे कोई त्योहार आया, रक्षाबंधन आया या कुछ, तो महिलाओं का किराया उस दिन माफ हो गया, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका आधा किराया पड़ता है, या वृद्ध लोगों का, विकलांग लोगों का किराया। तो इस तरीके की जो सब्सिडी दे दी जाती है राज्य सरकारों के द्वारा, किस पे, इस किरायों पे। तो इस किराए से क्या होता है कि बस का जो जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती। तो वहां के अंदर जो बस ट्रांसपोर्ट सरकारी होता है वो हमेशा लॉस में रहता है। तो यहां पर राज्य सरकारें कहती हैं कि भाई केंद्र सरकार जो है वो क्या कर रही है, इतना ऑर्डर दे रही है कि हमको ये काम करना है, परंतु हमको क्या करे, वो क्या दे, हमको पैसा भी दे ताकि हम ये चीजें खरीद पाएं। अब यहां पर स्टोरी शुरू होती है। ये स्टोरी यहां से शुरू होती है कि एक कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, उस कंपनी का नाम है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। यहां पर जैसा लिखा हुआ है एक सक्सेस स्टोरी। तो यहां पर राइटर बताते हैं कि देखिए, कोऑपरेटिव सहकारी संघवाद को अगर हम लोग अपनाते हैं ना, तो उससे किस तरीके से जलवायु परिवर्तन से लड़ा जा सकता है। तो यहां पर जो सीईएसएल है, अब सीईएसएल जो है ये किस कंपनी के अंतर्गत आती है, ये ईईएसएल के अंतर्गत आती है। अभी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो सीईएसएल कंपनी है ना, इसने क्या कहा करा, एक जगह है ये केंद्र सरकार, एक जगह है स्टेट, ठीक है। तो सीईएसएल जो ये कंपनी है, इसने एक मैनेजर की तरह काम करा। अब इसने क्या करा, अब यहां पर मैंने जैसे आपको बताया 5 प्रमुख शहर हैं, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, सूरत। अब मान लो कोलकाता जो था वो इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर देने जाता। अब इनको बोला गया है ना कि भाई इलेक्ट्रिक बसेस आपको खरीदनी है, यानी कि 5450 बसें, ये किसी कंपनी को ऑर्डर देने जाएगा तो कंपनी मान लो बताएगी कि एक बस हम बेचेंगे उदाहरण के तौर पे 10,000 रुपए की। तो अब मान लो इसको 100 बसें लेनी है, तो उस हिसाब से इसका एक अमाउंट हो गया। दिल्ली अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट देगा, बेंगलुरु अलग कॉन्ट्रैक्ट देगा। तो ऐसे क्या होता है कि कई बार इनकी जो बसेस की कीमतें होती हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई कंपनीज बताती हैं। अब मान लो कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा ही है। अब टाटा के पास अगर हम एक कार का ऑर्डर देने जाएंगे तो वो हमें बताएगा कि 1 लाख रुपए की हम एक कार देंगे। अभी हम टाटा से बोलेंगे कि हमें ऐसी 10 कारें चाहिए या 20 कारें चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो 1 लाख की जगह हमको 90,000 की एक कार देगा। क्योंकि जब बल्क में ऑर्डर जाता है तो ये सारी कंपनीज भी जो रेट होते हैं उनको सस्ता कर देती हैं। तो यही काम यहां पर सीईएसएल ने किया। उसने क्या किया, इन सारे शहरों को, इन सारे शहरों की जो भी सरकारें थी उनको एक साथ लाया, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट को एक साथ लाया। अब उसने एक निविदा यानी कि एक
टेंडर डाल दिया 54,450 बस का, एक निविदा डाल दी। अब क्या होगा, टाटा कंपनीज या महिंद्रा कंपनीज या एक्स कंपनी, वाई कंपनी, वो सब अप्लाई करेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी सारी बसें बनानी है, इलेक्ट्रिक बसें, तो कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो उत्पादन करे। तो इन सारी कंपनीज ने जब इसमें अप्लाई किया तो सबने बोला कि हम लेंगे 5 लाख, तो महिंद्रा ने बोला हम 4 लाख में ही कर देंगे, एक्स बोलेगा हम 3.5 लाख में कर देंगे, वाई बोलेगा हम 3 लाख में कर देंगे। अब ये सारे शहर अगर अकेले बस खरीदने जाते तो इनको बहुत ज्यादा महंगी पड़ती, परंतु सीईएसएल ने क्या कर दिया, केंद्रों को और इन सारे राज्यों को एक साथ ले आके एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया और उन सब में ये टेंडर पड़ा। और देखिए कितने कम पैसे में, यानी कि 3 लाख रुपए में ही इतनी सारी बसेस, ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको, तो इतनी कम कीमत पे ये बसेस जो थी वो खरीदने को मिल गई। अब यहां पर राइटर बता रहे हैं कि इन सोचो इलेक्ट्रिक बसेस, आप आजकल देखते होंगे इलेक्ट्रिक कोई भी, जैसे 2 व्हीलर की बात करें या 4 व्हीलर की बात करें, तो अभी उनके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक जो बस होगी वो भी महंगी होगी। परंतु यहां पर एक आश्चर्यजनक रिजल्ट ये देखा गया कि जितना इतने अगर हम लोग इतनी ही डीजल बसेस खरीदते और अभी हम लोग इतनी इलेक्ट्रिक बस खरीद रहे हैं तो 40% हमको डीजल से सस्ता पड़ रहा है, और अगर सीएनजी बसेस होती हैं उनसे 34% सस्ता पड़ रहा है हमको। कितनी बड़ी यहां पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और किस वजह से कि सीएसएल ने यहां पर इतना अच्छा काम करा कि सेंटर और ये जो स्टेट थे ये सारे इनको एक साथ ले आए। तो यहां पर राइटर बताते हैं कि इसी तरीके से काम करना चाहिए। कैसे? सबसे पहले तो करना चाहिए कोलैबोरेशन करना चाहिए। कोलैबोरेशन का मतलब है कि एक साथ आना चाहिए केंद्र और राज्य को। दूसरा स्टेप होना चाहिए, इससे क्या होता है, जो काम कोई भी काम होता है उसकी जो गति होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मान लो हर शहर को अपना अलग अलग बोल दिया जाता है कि तुम भी अलग खरीदो, तुम अलग खरीदो, तो हो सकता है जब तक इनके पास पैसा नहीं होता तब तक खरीदने में डिले करते, दिल्ली के पास पैसा जब तक नहीं होगा तब तक वो भी डिले करेगा, तो एक ही काम जो करना है वो बहुत समय समय तक उसमें डिले हो जाता। ठीक है, तो गति भी बढ़ जाती है इन सारी चीजों की। ठीक है, दूसरा यहां पर देखा गया कि पारदर्शिता बहुत बढ़ जाती है। अब देखिए यहां पर फिक्स रेट आ रहा है, यहां पर बोलियां लगाई जा रही, सब एक ही मंच पर बैठे हैं, ये सारी कंपनीज भी एक ही मंच पर हैं और सारी बोलियां लग रही हैं, तो एक ट्रांसपेरेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये 3 चीजों में भी प्रॉफिट देखा जाता है जब सहकारी संघवाद की बात होती है। अब यहां पर नजर डाल लेते हैं कि ईईएसएल के बारे में, तो यहां पर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकते हैं आपसे। देखिए ईईएसएल के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 कंपनीज जो सार्वजनिक क्षेत्र की थी उन्होंने मिलकर इसको बनाया है। जैसे पहली कंपनी एनटीपीसी का आपने नाम सुना होगा, दूसरी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरएसी, और चौथी है पावर ग्रिड। इन चारों कंपनीज ने मिलकर क्या करा है, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज का लिमिटेड का निर्माण किया है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था, तो इसमें भी 5,580 जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनको 5 सिटीज में करने का एक टेंडर निकाला था, और इस टेंडर को बोल रहे थे ग्रैंड चैलेंज। ठीक है, ग्रैंड चैलेंज नाम दिया गया था, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब उसी के साथ साथ सीईएसएल जो है दूसरा काम क्या कर रही है कि 2022 तक इसको 900 और इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं उसको भी क्या करना है, स्थापित करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है सीईएसएल, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आर्टिकल देखिए, प्रश्न संख्या 14 पर आपको मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर का, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इससे आपके प्रीलिम्स में प्लस मेंस में दोनों में आपसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, जहां तक कि भारत की भूमिका की बात आएगी, भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात आएगी, तो आपसे इंटरव्यू में भी इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान शब्दों में आपको पूरा आर्टिकल समझा दूंगा। यहां पर हुआ क्या, यहां पर अभी हो रहा है सातवां जो ईईएफ है, यानी कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जिसको बोलते हैं पूर्वी आर्थिक मंच, उसकी 7वीं बैठक हो रही है। और यह बैठक कहां पे हो रही है, यह बैठक हो रही है रूस में। रूस में भी कहां पर, यह हो रही है व्लादिवोस्तोक में। ठीक है, व्लादिवोस्तोक मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर, याद रखिएगा। जब से ईईएफ का निर्माण हुआ है, अर्थात 2015 की बात करें, तो 2015 से लेकर हमेशा ये जो सम्मेलन है, ये जो फोरम है, इसकी बैठक इसी शहर में होती है। तो सबसे पहले आर्टिकल में आगे जाने से पहले आपको दिखाऊंगा व्लादिवोस्तोक की लोकेशन, देख लीजिए आप। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो मैप आपको दिख रहा है जहां पे रेड कलर की लाइन बनी हुई है, तो ये है रशिया। तो रशिया में यहां से जब जाओगे आप तो ये है व्लादिवोस्तोक। ठीक है, यहां पर है व्लादिवोस्तोक। कितना इंपॉर्टेंट, रशिया का एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह भी है,
इस चीज को याद रखिएगा। ये पूरा रशिया का मैप है। ये आप साइबेरिया का एरिया देख रहे हो, ठीक है। ये आर्कटिक ओशियन है, सी ऑफ ओखोस्टक, इसको भी याद रखिएगा। सी ऑफ जापान के पास व्लादिवोस्तोक पड़ता है। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक ये बैठक चली। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य होता है RFE, यानी कि रशिया फार ईस्ट। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है इसको भी मैं आपको मैपिंग से बताऊंगा। देखिए इस मैप को ध्यान से देखिए, अभी मैं दूसरा मैप भी आपको दिखाऊंगा। इस मैप में जो ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, जो ये वाला रशिया का एरिया है, साफ साफ लिखा हुआ है साइबेरियन एरिया है। एक तो उच्च अक्षांश हो गए, दूसरा यहां पर यहां का जो अगर जलवायु की बात करें तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम यहां पर क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम यहां पर बर्फ जमी रहती है। बर्फ भी कैसी? परमाफ्रोस्ट, यानी कि ऐसी बर्फ जो 2 साल से लगातार जमी थी, अब वो जम के एकदम पत्थर हो गई, यानी कि जो मृदा है उसके ऊपर बर्फ जमी होती है। तो यहां पर अगर जनसंख्या की बात करें तो वो भी बहुत आपको विरल मिलेगी, ठीक है। उद्योग धंधे भी बहुत विरल मिलेंगे। परंतु यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संसाधन। यहां पे मैक्सिमम आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। बात करी जाए फिश की, तेल की, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस की, ठीक है, वुड, लकड़ियां और डायमंड। इसके अलावा भी कई सारे खनिज ऐसे हैं जो इस पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। इस क्षेत्र का नाम बोला जाता है फार ईस्ट, ठीक है। अब ये रशिया में है तो इसको बोलते हैं रशिया फार ईस्ट, यानी कि RFE। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसका आपको मैप दिखाता हूं। देखिए ये रशिया का मैप आप देख रहे हो, तो ये पूरा रशिया है, ठीक है। रशिया में जो एकदम पूर्व का उसका क्षेत्र है जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कौन सा है? ये है फार ईस्ट, ठीक है। इसी को क्या करना है? जो रूस है वो चाहता है कि यही जो उसका फार ईस्ट एरिया है इसका क्या हो? इसका हो डेवलपमेंट, इस यहां पर आए निवेश, ठीक है। अब यहां पर जनसंख्या बहुत कम रहती है इस एरिया में। यहां पर क्या होता है कि जो यहां पर बंदरगाह है, ठीक है, वो भी साल में 7 से 8 महीने बंद रहते हैं क्योंकि यहां पर बर्फ जमी रहती है। तो उस चीज से उबरने के लिए अब जैसे व्लादिवोस्तोक बंदरगाह है, ये ऐसी लोकेशन पर है कि 12 महीने खुला रहता है, परंतु बाकी सारे ऐसे बंदरगाह हैं जो बहुत कम समय के लिए खुलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब डेवलपमेंट होगा, यहां पर जब लोग आके रहेंगे, यहां पर वनस्पति होगी, यहां के खनिज संसाधनों को निकाला जाएगा, जिसको रशिया क्या करेगा? बेचेगा, और बेचने से उसके पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो इसमें ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। इस वजह से क्या करता है? उसने पूर्वी आर्थिक मंच जो है वो बनाया है। वो देशों को यहां पर निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो उसका ये रीजन है इसमें जो भी छुपे हुए संसाधन हैं, इन संसाधनों को निकाला जाए और इनको मार्केट में बेचा जाए। उसके साथ ही साथ इस क्षेत्र का भी क्या हो? विकास हो। इस वजह से ये मंच जो है ये रशिया प्रदान करता है। अब देखिए अगर 2021 की बात करें तो 2000, अब ये 22 चल रहा है, तो 21 तक यहां पर एग्रीमेंट की बात करें तो 380 एग्रीमेंट बहुत सारे देशों ने यहां पर करे हुए हैं। टोटल अगर इस एग्रीमेंट की बात करें तो 3.6 ट्रिलियन, ट्रिलियन है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिलियन US डॉलर्स का निवेश इस पूरे एरिया में ऑलरेडी आ चुका है। अब यहां पर अगर देशों की बात करें तो 58 जो देश हैं दुनिया में वो यहां पर आके इन्वेस्ट करते हैं। मोस्ट न्यूमरस डेलीगेशंस यानी कि बहुत अधिक जो भागीदारी रहती है वो इन देशों की रहती है। जैसे बात करें रिपब्लिक ऑफ कोरिया की, जापान की, ये हमारा प्यारा भारत है, कजाकिस्तान और चाइना, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या। तो मैंने आपको ये चीज बता दी कि भाई ये 2015 से स्टार्ट हुआ था, कहां पर हो रहा है, ठीक है। 7वीं बैठक थी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हर देश की बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया कि भारत है, तो पहली बार भारत बात करते हैं कि भारत यहां पर किस चीज में निवेश करता है। तो भारत एनर्जी में, फार्मास्यूटिकल्स में, समुद्री संपर्क में, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, हीरा उद्योग और आर्कटिक की जो नीति है उसमें रशिया के साथ बहुत ज्यादा सहयोग करता है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना। दवाइयां आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होती हैं समुद्र के साथ कांटेक्ट में, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्स हैं, हमारी एक बड़ी तट रेखा है, तो पोर्ट के बारे में हमको बहुत अच्छी एक हमारी समझ है। स्वास्थ्य सेवा की बात करें, पर्यटन की बात करें और आर्कटिक पॉलिसी भारत की है, तो उसमें भारत सहयोग करता है। मेन मुद्दा यहां पर आता है चाइना का। चाइना के निवेश की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि टोटल जितना भी निवेश है उसमें 90% अकेले का हिस्सा किसका है? चाइना का है। 4000 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो चाइना यहां पर इनके साथ शेयर करता है। उसके अलावा दोनों ही चाहते हैं कि यहां पर जो संसाधन है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं करे गए हैं, ऑयल एंड गैस का, ठीक है, मत्स्य पालन का,
तो ये जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है वो दोनों ही मिलके उसका दोहन करना चाहते हैं। दूसरा, चाइना का एक प्रांत है यहां पर उदाहरण के तौर पे लिया हुआ है, हेलो गांजियांग। मैं इसको मैप में दिखाता हूं आपको। जो ये रेड कलर का प्रांत आप देख रहे हो, ये चाइना का प्रांत है। चाइना का प्रांत अब यहां पर रूस से सीमा लगाता है, तो दोनों ही का विकास यहां पर होगा। तो इस वजह से चाइना का और ज्यादा इंटरेस्ट है यहां पर। अब ये तो किस में आ जाता है, फार ईस्ट में आ जाता है। तो इस प्रांत को विकसित करेगा चाइना और इस प्रांत को इस प्रांत के साथ जोड़ेगा। ठीक है, जैसे एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर ये जो प्रांत की मैं बात कर रहा था, तो इस प्रांत में एक जगह पड़ेगी हेही के नाम से, अब इसका जो भी उच्चारण होगा। दूसरा एक जगह पड़ेगी जिसको बोलते हैं ब्लैगो वेशनेस्क। ठीक है, इन दोनों के मध्य रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं, एक पुल बना रहे हैं। हालांकि काफी हद तक ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये वही पुल है। इस पुल के थ्रू इस लोग रेलवे का नेटवर्क जोड़ेंगे, जो गैस की पाइपलाइन है उसको जोड़ेंगे, ऑयल पाइपलाइन को जोड़ेंगे। तो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी चाइना जो है वो रशिया के साथ इस वाले रीजन में जुड़ा हुआ है, आप यहां से समझ सकते हैं। दूसरा, दक्षिण कोरिया की बात करें, मैंने अभी आपको दिखाया कि यहां पर दक्षिण कोरिया जो है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये भी इसका सदस्य है। तो दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण के परियोजना में इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला एरिया ऐसा था जहां पर पोर्ट की बात करें तो वो बहुत, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, हालांकि उस रशिया के पास कई सारे आइस ब्रेकर्स भी हैं जो वहां के रास्तों को, रास्ते में जो ग्लेशियर आ जाते हैं या फिर जो ऐसे आइसबर्ग होते हैं उनको तोड़ते हैं, परंतु फिर भी यहां पर दक्षिण कोरिया जहाज निर्माण परियोजनाओं में क्या करेगा, इनकी हेल्प करेगा। बिजली के उपकरण जो होंगे उसमें भी दक्षिण कोरिया अपना योगदान देगा। जापान की बात करें तो जापान यहां पर क्या कर रहा है, जापान भी वहां पर एक इंपॉर्टेंट इसका पार्टनर है। 2017 की अगर एक डेटा की बात करें तो ऑलरेडी 16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जापान के द्वारा यहां पर किया जा चुका है, जिसमें से 21 परियोजनाएं जापान ने इस पूरे फार ईस्ट एरिया में लगा रखी हैं। भारत की अगर बात करते हैं तो 2019 में जो सबमिट हुई थी उसमें $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भारत के द्वारा दी गई थी। यानी कि $1 बिलियन का जो भी सामान रशियन कंपनी लेना चाहती हैं वो भारत से ले सकती हैं और अपने इस एरिया में उसका यूज कर सकती हैं। ये वाला जो पैसा है ये एकदम कम इंटरेस्ट रेट पे आगे एक आसान समय के लिए चुकाते रहेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे जो खनिज हैं वो सब इस एरिया में पाए जाते हैं। इस एरिया में इतना ज्यादा रिसोर्स है, मगर यह बताया गया कि रशिया की जीडीपी में केवल 5% का योगदान है इस एरिया का। तो इस वजह से भी रशिया जो है, अब सोचो, आप सोच के देखो कि एक देश केवल अपने एक एरिया को डेवलप करने के लिए ही पूरा एक मंच बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच, और उसमें कितने सारे देश आके बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाकी देश अगर बिलियन ऑफ डॉलर यहां पे लगा रहे हैं तो कुछ सोच के ही लगा रहे होंगे। सोचिए यहां पर कितनी ज्यादा तेल और प्राकृतिक गैस के संसाधन जो हैं जिनको यूज नहीं करा गया और वो यहां पे मौजूद हैं, और ये जिस दिन ओपन होंगे तो उस दिन एक जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसका एक विकल्प यहां पर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, ये आर्टिकल में एक तो इस मंच के बारे में चर्चा हुई, पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में। दूसरा, यहां पर एक चर्चा हो रही है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यानी कि आईपीईएफ के बारे में। अब यहां पर जो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा है, भारत इसका भी सदस्य है। ठीक है, भारत जो है वो पूर्वी आर्थिक मंच का भी सदस्य है। अब पूर्वी आर्थिक मंच को लीड करता है कौन, रूस। इसको कौन लीड करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां पर राइटर बोलते हैं कि जो भारत है उसको ऐसे अप्रोच की जरूरत है कि वो दोनों के प्रति बैलेंस अप्रोच बना सके। ठीक है, दोनों के बीच में संतुलन करे, ये भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। अब यहां पर बात करते हैं कि जो हिंद प्रशांत आर्थिक मंच है, तो इसको बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि जो चाइना है उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बीआरआई, तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बनाया था कि जिस तरीके से वो एशिया में और प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में अपना जो दबदबा है उसको बढ़ाता जा रहा है, छोटे छोटे जो देश होते हैं उनको इतना ऋण देके उनको अपने ऋण जाल में फंसाता जा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए यूएसए जो था वो इस प्रपोजल को लाया। इस प्रपोजल में बेसिकली क्या था, इसके 4 घटक थे जो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला तो घटक था व्यापार का ही, ठीक है। दूसरा घटक था यहां पर आपूर्ति श्रृंखला का, यानी कि सप्लाई चेन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा यहां पर जो घटक था वो था क्लीन एनर्जी की बात कर रहे थे, स्वच्छ ऊर्जा का, ठीक है, क्लीन ऊर्जा की बात कर रहे थे। चौथा था यहां पर गवर्नेंस की बात करी जा रही थी। इन सारे घटकों में से भारत जो है वो व्यापार के घटक से अलग हो चुका है, बाकी इन 3 को भारत ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब देखिए व्यापार में इस
ग्रुप में ये बोला गया, इसको ज्वाइन कर रहे थे लोग, ठीक है। जैसे बात करी जाए क्वाड के जो देश हैं, ठीक है, एशियान के जो देश हैं, इसके अलावा साउथ कोरिया की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, तो वो सब इसका सदस्य हैं। तो अब ये सब लोग इसमें आके, किसी भी ग्रुप में आके कोई क्यों जुड़ता है, उसके अपने हित होते हैं कि भाई इसमें हम जुड़ेंगे तो यूएसए जो है वो क्या करेगा, उससे हमें व्यापार में फायदा होगा, जो व्यापार में टैरिफ लगते हैं उनकी कमी आएगी। परंतु यहां पर व्यापार में यूएसए ने साफ साफ कह दिया कि यहां पर कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा, यहां पर कोई भी टैरिफ है वो कम नहीं करे जाएंगे। तो फिर हमें व्यापार में जुड़ने का, इस ग्रुप में जुड़ने का फायदा क्या? तो एक ये लूप होल लगता है इस ग्रुप के अंदर। इस वजह से भारत ने क्या करा कि इस चीज में अपना नाम वापस ले लिया। बाकी आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो ये आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर लो, या चाइना ताइवान की टेंशन की बात कर लो, या चाइना का एक जो मोनोपोली हो चुकी है कि इतने सारे लोग डिपेंड होते हैं चाइना पे अपने कच्चे पदार्थ के लिए, तो उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला बाधित ना हो चाइना की वजह से, किसी आपातकाल स्थिति की वजह से, किसी युद्ध की वजह से, तो ऐसे हर देश के अंदर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग जरूर होनी चाहिए ताकि दूसरे पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन एनर्जी, जिस तरीके का हम लोगों ने एक टारगेट बना रखा है कि हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, तो उसके लिए स्वच्छ ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा गवर्नेंस, यानी कि जो भ्रष्टाचार, यहां पर बेसिकली बात करी जा रही थी भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार या जो कराधान होता है, टैक्सेशन होता है, तो उसके नियम सही से होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मैंने आपको बताया ये 4 पिलर काम करते हैं। अब भारत जो था इसमें से, इसमें नाम वापस ले लिया, बाकी इन 3 घटकों में अभी भी भारत है। अगर यूएसए की बात करें तो यहां पर राइटर 2 उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण देते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क का। ब्लू डॉट नेटवर्क का मतलब क्या था कि यहां पर इसको किसने किसने लीड करा था? यूएसए ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने। इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। यहां पर बात करते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क का, तो इसको लीड किसने करा था? यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इनका मेन मोटिव ये था कि इनको क्या करना है, जो अवसंरचनाएं होती हैं जैसे रेलवे, पुल, इन सब का विकास करना है जो गरीब देश हैं, ठीक है, उनके अंदर, या फिर अपने अंदर भी नई टेक्नोलॉजी से इन सारी संरचनाओं का विकास करना है। परंतु ये प्लान इतना इनका सक्सेसफुल हो नहीं पाया। दूसरा इनका एक और इनिशिएटिव था जिसको यूएसए ने स्टार्ट किया था, जो था B3 के नाम से, आपने सुना होगा B3W के नाम से, उसको बोलते थे बिल्ड बैक बेटर। तो इसमें भी निम्न आय वाले जो देश थे उसमें बुनियादी ढांचे बनाने थे, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तीसरा इन्होंने यहां पर हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा जो था उसको भी यूएसए ने स्टार्ट किया है। तो कई बार ऐसा देखा गया है पिछले उदाहरणों से कि यूएसए जो इनिशिएटिव ले रहा है तो वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे हैं। तो भारत को यहां पर यह नहीं करना चाहिए कि यहां पर यूएसए है तो हमें रशिया से, पूर्वी आर्थिक मंच से ज्यादा ध्यान हमें यहां पर देना चाहिए। दोनों के बीच में एक बैलेंस अप्रोच बना के रखनी चाहिए, राइटर यही यहां पर कहते हैं। दूसरा, यहां पर रूस, आप एक प्रश्न पूछोगे कि रूस जो है, यहां पर जब चाइना का 90% इन्वेस्टमेंट है तो रूस को भारत की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, भारत ऐसा यहां पर क्या कर देगा? देखिए 90% इन्वेस्टमेंट तो है यहां पे, परंतु आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसे जब यहां की बात करते हैं इन सारे राज्यों को विकसित करने की, तो जब चाइना जो करता क्या है, वो किसी भी एरिया में जाता है और अपनी कंपनीज लगाता है ना, तो वहां पर क्या होता है, जो लोकल के लोग होते हैं, उनकी जो कंपनीज होती हैं, उनके जो व्यापार होते हैं, उनको पूरी तरीके से टेक ओवर करने की कोशिश करता है, उनको यहां पर समाप्त करने की कोशिश करता है, अपना आधिपत्य यहां पर लगाता है। दूसरा, चाइना के जो वर्कर्स होते हैं वो यहां पर जाके ना रहने लग जाते हैं, जिससे कि एक कॉलोनी टाइप की यहां पर चाइना की बनती जाती है। तो इससे भी जो लोकल के लोग हैं वो चाइना का विरोध करते हैं। तो रशिया भी नहीं चाहता कि इतना ज्यादा चाइना का यहां पर क्या हो जाए, प्रभुत्व स्थापित हो जाए। इस वजह से वो भारत को भी साथ में लाया इस मंच पर, और एक पूर्ण भागीदार के रूप में यहां पर भारत देखने को मिलता है। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। अगला आर्टिकल देखिए, आपको पृष्ठ संख्या 13 पर मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से, यानी कि जहां पर हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, उससे आप जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए 2 चीजों की बात होती है। यहां पर बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र की, और दूसरा जो क्षेत्र होता है सर्विस, यानी कि सेवा क्षेत्र। ये 2 क्षेत्रों की बात हो रही है। यहां पर राइटर बता रहे हैं, क्या इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण क्षेत्र को इससे ऊपर रखना चाहिए सर्विसेज से? अब शुरू करते हैं अपने इस आर्टिकल को। यहां पर क्या है, विनिर्माण क्षेत्र का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं, जैसे कृषि। तो कृषि जो होता है वो बेसिकली किसमें आता है, या दुग्ध पालन की बात कर लें, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आती है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि
इन सब चीजों का यूज करके, कच्चे पदार्थों का यूज करके यहां पर हम कोई चीज बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं यहां पर द्वितीय क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड सेक्टर होता है जिसको बोलते हैं सर्विस। अब ब्रिटिश जब यहां पर इंडिया में थे तो उन्होंने दूसरे क्षेत्र को बिल्कुल भी डेवलप नहीं होने दिया। वो हर चीज ब्रिटेन में निर्माण करके और उन्होंने यहां पर बेचना शुरू करा। दूसरा, यहां पर जो हथकरघे का निर्माण भी होता था उसको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो इस वजह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा पिछड़ गए। बट यहां का सर्विस सेक्टर बहुत बूम कर गया। आपको पता है कि वर्ल्ड की टॉप की जितनी आईटी की सर्विसेज कंपनियां हैं वो सब इंडिया में अपना एक ऑफिस उन्होंने बना रखा है, क्योंकि इंडिया के अंदर सर्विस बहुत तगड़ी है। हम लोग सर्विस से जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा जनरेट करते हैं। अब देखिए, यहां पर राइटर बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि इंडिया को अपने विनिर्माण क्षेत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सर्विस क्षेत्र की तुलना में। ऐसा क्यों, यहां पर यह बताते हैं। अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था को बोलते थे कि कैसी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और भारत का आधे से ज्यादा श्रम है वो किस में लगा है, कृषि में। तो कृषि में जब, अब मान लीजिए टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग में से अकेले 50 लोग क्या करते हैं, केवल खेती करते हैं। तो खेती करते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए इसका मतलब राजस्व बहुत अच्छा आना चाहिए। राजस्व का मतलब है जीडीपी में योगदान बहुत अच्छा होना चाहिए। बट यहां पर राइटर बताते हैं कि जीडीपी में कृषि का योगदान केवल 15% है। यानी कि जहां पर हमारा जो श्रम बल है, वर्क फोर्स है, 50% से ज्यादा लगा है, उसमें आउटपुट कितना आता है जीडीपी में, केवल 15%। और वहीं सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर इसी जीडीपी का अकेले 50% देता है। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सर्विस सेक्टर की तरफ ध्यान ही मत दें, क्योंकि हमारी जीडीपी का आज 50% अकेले उसी सेक्टर से आता है। हां, विनिर्माण क्षेत्र में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहां पर एक स्कीम के बारे में चर्चा होती है, उस स्कीम का नाम है पीएलआई स्कीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सबने सुना होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बोलते हैं, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन। इसमें स्कीम में क्या होता है, भारत सरकार ने इस स्कीम को इसलिए बनाया था कि चाहे विदेशी कंपनियों की बात करें या भारतीय कंपनियों की बात करें, भारत यह चाहता था कि दोनों कंपनियां इंडिया में आके अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें। जब वो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और मार्केट में बेचेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि उनको लाभ हो रहा है कि नहीं। यदि उनको इस प्रोडक्ट से लाभ हो रहा है तो हम उनको एक पुरस्कार के तौर पे क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे, है ना। कि उनको, अभी एक कंपनी मोबाइल बनाने वाली है तो उस मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने मान लो 2021 में 100 रुपए कमाए थे और 2022 में 200 रुपए कमाए, तो जाहिर सी बात है इसको 100% मुनाफा हो रहा है। तो भारत सरकार इनको क्या करेगी, अपनी तरफ से एक पुरस्कृत करेगी इंसेंटिव देके, जिससे कि अब इस कंपनीज को लगेगा भारत में व्यापार करने में देखिए हमको इंसेंटिव मिलता है, अलग से इतना लाभ भी हो रहा है, प्लस वहां की सरकार हमें इंसेंटिव भी देती है। तो उससे क्या होता है कि जो कंपनियां हैं इनके हम लोग निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। निवेश को आकर्षित करेंगे तो भारत में जब निवेश ये कंपनियां करेंगी, अपने प्लांट लगाएंगी, तो जाहिर सी बात है ये तकनीक हम लोग को पता चलेगी। जब ये तकनीक पता चलेगी या फिर भारत की जो कंपनियां हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी अपना कंपनी लगा सकें, तो हमारी जो निर्भरता है वो क्या होगी दूसरे देशों पर, वो कम होगी। यहां पर सीधा सा मतलब है हम क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये स्कीम इतना अच्छा मोटिव इसका था, ठीक है। अब अगर 2022-23 के बजट की बात कर लें तो यहां पर अकेले 1.97 लाख करोड़ रुपए इस पीएलआई स्कीम में रखा गया था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर राइटर ये बताते हैं एक उदाहरण देते हुए कि ये जो पीएलआई स्कीम है ये हमारे विनिर्माण क्षेत्र को बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। इन्होंने यहां पर कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे कि एक उदाहरण दिया यूएसए का। यूएसए में एक एक्ट आया था, चिप्स एक्ट 2022। इस एक्ट में भी यूएसए की सरकार ने पीएलआई स्कीम निकाली थी कि जो कंपनियां यूएसए के अंदर किसको मैन्युफैक्चर करेंगी, चिप्स को, यानी कि सेमीकंडक्टर की यहां पर बात करी जा रही है। सेमीकंडक्टर को बनाएंगी तो उनको हम क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे। इससे क्या है, अब जैसे मान लीजिए आज की डेट में ताइवान जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा हब है पूरा, किस चीज का, मैन्युफैक्चरिंग करता है ये चिप की, यानी कि सेमीकंडक्टर्स की। तो अगर मान लीजिए कल को चाइना और ताइवान के बीच में कुछ युद्ध हो जाता है तो यहां से क्या होगा, यूएसए को आपूर्ति बाधित होगी कि नहीं होगी। तो उस वजह से ऐसी स्कीम लाए। अब ऐसी स्कीम लाते ही क्या होगा, दुनिया में जो कंपनीज हैं वो भी यूएसए की तरफ आकर्षित होंगी, प्लस यूएसए के अंदर जो स्टार्टअप वगैरह हैं, वहां के जो नई कंपनियां हैं वो भी अपनी कंपनी को लगाने का सोचेंगे। तो यहां पर इनका उदाहरण लिया गया। इसके साथ साथ जापान का, साउथ कोरिया, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड, इनका भी उदाहरण लेते हुए राइटर समझाते हैं कि यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इतना पावरफुल कैसे बन पाया, क्योंकि ये सारी स्कीम्स वहां पर भी चलती थी, ठीक है। तो यहां पे भी लोगों को
मोटिवेशन एक मिलता है कि अपनी कंपनीज लगाने का। अब ये स्कीम इंडिया में भी है, परंतु ये स्कीम से इतना फायदा इंडिया में हुआ क्यों नहीं, उसमें इतना लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर राइटर बताते हैं यहां पर क्या हुआ, इसको इसकी कोई रेगुलेशन अथॉरिटी अभी तक नहीं थी। इस स्कीम कैसे कोई सरकार वो चेक करेगी कि हम एक्स को इंसेंटिव देंगे, वाई को नहीं देंगे? हमारे पास ऐसे कोई मानदंड है नहीं। तो इस वजह से ये सबसे बड़ी एक चुनौती यहां पर इस स्कीम की देखने को मिलती है कि कोई एक क्राइटेरिया तो बनाइए। आप एक्स को इंसेंटिव दे रहे हो, वाई को नहीं दे रहे हो, जेड को दे रहे हो, तो वाई को आप क्यों नहीं दे रहे हो, या एक्स को आप दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो? आपके मानक क्या हैं? आपने क्या डिसाइड करा है? तो ये कोई सामान्य एक तरीके के मानक यहां पर नहीं थे। दूसरा क्या है, अब मान लो एक्स वाई जेड ये तीन कंपनियां हैं, ठीक है? तीनों ही कंपनियां, मान लीजिए ये कंपनी मोबाइल बनाती है, ये कंपनी टीवी बनाती है, ये कंपनी जो है वो म्यूजिक सिस्टम बनाती है। अब इनको क्या है, किसी चीज की आवश्यकता, मान लीजिए चिप्स की आवश्यकता है, ठीक है? तो इस चिप को ये यूएसए से आयात करते हैं। ये जो टीवी वाली कंपनी है ये मान लीजिए ताइवान से आयात करती है। जो जेड वाली कंपनी है ये साउथ कोरिया से आयात करती है। अब मान लीजिए चाइना ताइवान का युद्ध हो गया तो इसकी आपूर्ति तो बाधित हो गई, इनकी आपूर्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हालांकि साउथ कोरिया भी ताइवान के पास था तो इसमें भी थोड़ा सा आपूर्ति इनकी भी बाधित हो गई, परंतु इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब जब इसको फर्क नहीं पड़ा तो इसने ज्यादा मोबाइल बनाए, इसको लाभ ज्यादा हुआ। अब मैंने आपको बताया कि पीएलआई में लाभ को देख के सरकार पुरस्कार देती है, परंतु यहां पर देखो इसके साथ तो अन्याय हो गया भाई। इसको भी अगर आपूर्ति इसकी बाधित नहीं होती तो ये भी लाभ कमाता, ये भी लाभ कमाता। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो आपूर्ति श्रृंखलाएं होती हैं इस पर जो निर्भरता होती है, इस वजह से भी जो पीएलआई होती है उसका सही से रिजल्ट सरकार नहीं निकाल पाती यहां पर, क्योंकि लाभ यहां पर सबका समान नहीं होता है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, सिडबी के साथ या आईएफएससीआई के साथ एक यहां पर बोला जा रहा है थर्ड पार्टी को बनाना चाहिए। ये थर्ड पार्टी क्या करेगी, ये केवल इसका काम होगा ये चेक करने का कि कौन सी कंपनी अच्छा लाभ अर्जित कर रही है, ठीक है? तो जब ऐसी थर्ड पार्टी होगी, ये जो अपना निर्णय देगी वह उसके अकॉर्डिंग जो पीएलआई है वो दिया जाएगा। दूसरा, राज्य के स्तर पे कई सारी बाधाएं होती हैं, कई सारे क्लियरेंस होते हैं। अब मान लीजिए राज्य जो है भूमि का आवंटन नहीं कर रहा है, या बिजली की जो दरें हैं वो बहुत अधिक हैं, तो उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो महंगा हो जाता है। अब जब महंगा हो जाएगा तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, तो ये भी एक बाधा के रूप में देखा जाता है। तो इस स्तर की जो बाधाएं हैं उसके लिए भी एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा। तो ये पीएलआई जो है, जब इसको इतने अच्छे तरीके से जब इंप्लीमेंट करा जाएगा तो जाहिर सी बात है आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये पूरी स्कीम किससे संबंधित थी, विनिर्माण से। यानी कि अब जब इस स्कीम के थ्रू सही से हर कंपनी को इंसेंटिव मिलेंगे, पुरस्कृत करा जाएगा, तो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूम करेगा। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देखते हैं। ये आपको प्रश्न संख्या 16 पे मिलेगा। इसको आप न्यायपालिका से यानी कि जीएस के सेकंड पेपर से जोड़ के देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी, प्रारंभिक परीक्षा में इसको भी पूछा जा सकता है। यहां पर हुआ यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या करा है, एक एप्लीकेशन दी है और उन्होंने बोला है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनकी आयु बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, 65 वर्ष, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनकी आयु बढ़ा के कितनी कर दी जाए, 67 वर्ष। ठीक है, यहां पर 65 वर्ष और ये 67। तो ये अभी एक एप्लीकेशन दी गई है, तो इस चीज से यहां पर यह मुद्दा उठ के सामने आ गया है कि जो रिटायरमेंट की जजेस एज होती है जजेस की, वो क्या बढ़ानी चाहिए। तो देखिए, कई बार यह मुद्दा सामने आया था, हाल ही में आपने सुना भी होगा, एक 114वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था 2010 में। हालांकि यह पास नहीं हो पाया। इसमें साफ साफ बोला गया था कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी अपर एज कितनी कर दी जाए, 3 वर्ष और बढ़ा के उसको क्या कर दिया जाए, 65 वर्ष कर दिया जाए। अभी हाई कोर्ट के जजेस की उम्र क्या होती है रिटायरमेंट की, वो होती है 62, और सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो वो होती है 65। तो इसको बढ़ा के 2 साल इसको बढ़ाया जाए और 3 साल इसको बढ़ाया जाए। ये विधेयक 2010 में ही आ चुका था, परंतु ये पास नहीं हो पाया। दूसरा, अगर यहां पर आप थोड़ा सा पश्चिमी देशों की तरफ देखेंगे तो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट वहां के होते हैं उनकी अपर एज कितनी होती है, 70 होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, डेनमार्क हो गया, या आयरलैंड है, नॉर्वे, बेल्जियम, यहां पर सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी अपर एज 70 रखी गई। एक बड़ा आश्चर्यचकित फैक्ट है यूएसए का। यूएसए की बात करें या ऑस्ट्रिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया की, यहां पर जो जज होते हैं ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ये भी एक चीज देखी गई है यहां पर। तो जब इतने सारे
देशों में जजेस की उम्र जो है वो ज्यादा है, तो इसको भारत के न्यायपालिका में भी अप्लाई करना चाहिए। देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बनते हैं उनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, ठीक है। अगर हम उनको थोड़े समय के लिए उनके ज्ञान का यूज कर पाएंगे, तो जो यहां पर जुडिशरी के ऊपर एक बर्डन रहता है कि इतने केसेस पेंडिंग हैं, हम उनको जल्दी से त्वरित प्रक्रिया द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको रहना बहुत आवश्यक है। दूसरा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की संख्या को भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल जो था वो इस बारे में था। चलिए, आज मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूं। हाल ही में हाल ही में क्या मतलब 2-3 महीने पहले आपने एक नाम न्यूज़पेपर में सुना होगा, उसको बोल रहे हैं कवच, ठीक है। मेरे को बताइए, ये जो कवच है, ये योजना कह लीजिए, प्रोजेक्ट कह लीजिए, ये किस डिपार्टमेंट का है, कौन से सेक्टर में इसका यूज होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, अब देखते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए, सहकारी संघवाद में भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो अंतर्निहित समस्याएं, मतलब इन दोनों की जो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अधिकता को हल करने की क्षमता है किसमें, सहकारी संघवाद में। क्या आप सहमत हैं? इसका उत्तर करना है। दूसरा प्रश्न है, अपनी विदेश नीति को संतुलित करने और देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के भारत के प्रयास में पूर्वी आर्थिक मंच के महत्व पर चर्चा करनी है कि यह हमारे लिए आवश्यक क्यों है। दोनों ही प्रश्न बहुत आसान मैंने आपसे पूछे हैं, तो इनको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कवच क्या है इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केसलर सिंड्रोम के बारे में इतने सारे लोगों को पता होगा। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया उसमें और बहुत एक्सप्लेन करके दिया। दूसरे भी आपके कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको भी केसलर सिंड्रोम के बारे में पता चलेगा। चलिए, आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। अगले सत्र में आपसे फिर से एक मुलाकात होगी कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।